नमस्कार। YouTube चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाई आरपी व्यास एवं टीचमेंट ऐप की ओर से मैं आरपी व्यास यानी राजेंद्र भैया जी डिप्लोमा फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर के उन सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। वो सब्जेक्ट को 2005 यानी कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के अंदर बहुत अच्छी तैयारी करके A+ ग्रेड लेके आनी है। आज यूनिट उसकी शुरुआत कर रहा हूँ। उसका पहला वीडियो है। यूनिट 1 का नाम है बेसिक्स ऑफ मैकेनिक्स एंड फोर्स सिस्टम। मैं आपको एग्जैक्टली ये जो आपका सिलेबस है उसी आधार पर उन्हीं पॉइंट्स पर पढ़ाऊंगा और आशा करता हूँ कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ मैं हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम के बच्चों के हिसाब से नोट्स आपको दे रहा हूँ। ये नोट्स पीडीएफ की फॉर्म में नहीं होंगे, आपको बोल के समझाऊंगा मैं। आप इनको उतार सकते हैं वीडियो को पॉज करके। सिलेबस जो है यूनिट 1 का वो ये है। 1.1 जो है सिलेबस की जो लैंग्वेज बता रहा हूँ मैं आपको, सिग्निफिकेंस ऑफ मैकेनिक्स। इसमें 3 पॉइंट्स हैं, 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 स्टैटिक्स डायनामिक्स। देखिए इन पे थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनते हैं और एग्जाम में आ जाए तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये इजीली आंसरेबल होते हैं। लेकिन अगर प्रॉपर पता हो तभी आंसर दे पाएंगे आप। इस पे ज्यादा संभावना 3 नंबर के आने की, 3 नंबर के क्वेश्चन आने की या फिर कुछ एमसीक्यू में। फिर 1.2 जो है वो डेफिनेशन ऑफ स्पेस, टाइम, मास, पार्टिकल, फ्लेक्सिबल बॉडी एंड रिजिड बॉडी। इस पे मैं आपको इस पे भी बताऊंगा। इस वीडियो में ये पूरा कवर करूंगा मैं। 1.3 जो है वो स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स इन एसआई यूनिट्स। एसआई का मतलब होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इसमें देखिए बातें हैं, एक तो फंडामेंटल यूनिट्स और एक होती है डिराइव्ड यूनिट्स। ये सब पढ़ेंगे। 1.4 जो है वो फोर्स के बारे में, जिसमें यूनिट क्या होती है फोर्स की, रिप्रेजेंटेशन एज ए वेक्टर एंड बोज नोटेशन क्या होते हैं, फिर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एफर्ट्स ऑफ ए कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इफेक्ट्स ऑफ ए फोर्स, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। ये सब कुछ हम पढ़ेंगे इस वीडियो के अंदर। देखिएगा सबसे पहले मैकेनिक्स। आप ध्यान से सुने और समझें और उतारे इसको। मैं हिंदी में पहले बोल रहा हूँ। मैकेनिक्स को कहते हैं हिंदी में यांत्रिकी। यह विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वस्तुओं पर बलों के प्रभाव के बारे में अध्ययन किया जाता है। इसमें वस्तु स्थितिक अथवा गति की किसी भी अवस्था में हो सकती है। यानी जो बॉडी है वो या तो स्थिर हो सकती है या गतिशील हो सकती है, किसी भी स्थिति में हो सकती है। इंग्लिश में बोल रहा हूँ। इट इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस इन विच effect of force is studied when applied on bodies. The body may be in static or in dynamic condition. ये मैकेनिक्स की परिभाषा है। कभी 3 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि मैकेनिक्स की परिभाषा लिखिए, यांत्रिकी की परिभाषा लिखिए, यांत्रिकी को संक्षेप में समझाइए। तो ये बस हिंदी में, ये इंग्लिश में। अब है अप्लाइड मैकेनिक्स। देखो ये तो है मैकेनिक्स और ये है अप्लाइड मैकेनिक्स। क्या अप्लाइड का मतलब, जो मैकेनिक्स है ना उसका अनुप्रयोग, उसकी एप्लीकेशन, उसका यूज कहाँ होता है। अप्लाइड मैकेनिक्स अनुप्रयुक्त यांत्रिकी, यह यांत्रिकी की वह शाखा है। देखो ये तो यांत्रिकी हो गया, उसकी कोई ब्रांच होगी। यह यांत्रिकी की वह शाखा है जिसमें यांत्रिकी के सिद्धांतों के इंजीनियरिंग के कार्यों में उपयोग के बारे में अध्ययन किया जाता है। इट इज दैट ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स which deals with applications of principles of mechanics in engineering works। बहुत सरल भाषा में लिखी, अगर आप इनको लिख के याद करेंगे तो आपके बहुत काम के रहेंगे। अगला पेज, बात करते हैं स्टैटिक्स की। स्टैटिक्स को कहते हैं हिंदी में स्थितिकी। यह अच्छा ये जो मैंने आपको बताया ना अप्लाइड मैकेनिक्स, उसकी ब्रांच है ये स्टैटिक्स। यह अनुप्रयुक्त यांत्रिकी की वह शाखा है
जिसमें कार्यशील बलों द्वारा किसी पिंड को संतुलन अथवा साम्यावस्था में रखने वाली अवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है। अतः इसमें पिंड अथवा वस्तु सदैव विराम अवस्था में रहती है, यानी अभी वस्तु चल नहीं रही है, स्टिल है, विराम है। It is that branch of applied mechanics which deals with equilibrium conditions of a body when various forces are acting on it. यानी जब किसी पिंड पर बहुत सारे फोर्सेस कार्य करते हैं तो वो किस प्रकार से इक्विलिब्रियम होती है, किस प्रकार से साम्यावस्था में होती है, किस प्रकार से वो संतुलित होती है, उस पर डिस्कस किया जाता है। Hence body is in state of rest in this case. In this का मतलब हो गया हम जो कर रहे हैं ना स्टैटिक्स, इन दिस केस कर देते, चलो इन दिस केस। अब आता है यांत्रिकी, सॉरी गति, डायनामिक्स यानी कि गति की। देखिए पहले हमने पढ़ा था मैकेनिक्स, फिर पढ़ा था एप्लाइड मैकेनिक्स, फिर एप्लाइड मैकेनिक्स की एक ब्रांच है स्टैटिक्स, और एप्लाइड मैकेनिक्स की डायनामिक्स यानी गति की। यह अनुप्रयुक्त यांत्रिकी की वह शाखा है जिसमें कार्यशील बलों द्वारा किसी पिंड की गति का अध्ययन किया जाता है। It is that branch of applied mechanics which deals with the motion of a body when various forces are acting on it. Hence, body is in state. Hence, body is in state of motion. Case. In this case, कह दो आप. In this case. आगे चलते हैं। Definition of space, time, mass, particle, flexible body and rigid body. इस पे क्वेश्चन डेफिनेटली बनता है। अभी पिछले पेपर में और रिजिड बॉडी पे डिफरेंस आया था। आप मेरा जो पेपर सॉल्व किया हुआ है मैकेनिक्स का यूट्यूब पर अपलोडेड है, उसको आप देख सकते हैं। पहले तो स्पेस, स्पेस को कहते हैं हिंदी में अंतरिक्ष। यह किसी बिंदु के सापेक्ष सभी दिशाओं में फैले अनंत ज्यामितीय क्षेत्र का वह भाग है जिसमें किसी पिंड पर लगे बलों के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। देखिए इससे अधिक सरल और सिंपल परिभाषा आपको कहीं से नहीं मिलेगी। मैंने बहुत अध्ययन करने के बाद में ये शब्द जो है चुने हैं इसकी परिभाषा के लिए। स्पेस यानी कि अंतरिक्ष। देखिए अगर कोई एक पॉइंट है, मैं अनंत बढ़ूं इधर, इन्फिनिट चलता चला जाऊं, इन्फिनिट मतलब जिसका कोई अंत ना हो, इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी, ये जो बनता है खुला स्थान वो कहलाता है स्पेस। जैसे सूर्य की किरणें अनंत दिशाओं में अपना प्रकाश बिखेरती है, रात्रि में भी जब तारे चमकते हैं ना तो उनसे जो प्रकाश की किरणें निकलती है वो अनंत दिशाओं में निकलती है, वो हम बात कर रहे हैं। मैं फिर बता रहा हूँ इसको स्पेस के बारे में। यह किसी बिंदु के सापेक्ष, जैसे बिंदु है, बिंदु के सापेक्ष सभी दिशाओं में, इन ऑल डायरेक्शन, सभी दिशाओं में फैले हुए अनंत ज्यामितीय क्षेत्र का वह भाग है। भाई ज्योमेट्री क्षेत्र वो इन्फिनिटी का वह भाग है जिसमें किसी पिंड पर लगे बलों के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। अब ये जो स्पेस है इनफाइनाइट, आप किसी पे स्टडी करोगे ना तो वो स्टडी जो करने वाले हो किसी पिंड पर वो होगा इसी स्पेस के अंदर। तो कोई भी पिंड होगा तो स्पेस भी होगा ना, तो वो स्पेस इनफाइनाइटली कितना भी बड़ा हो सकता है। अब इंग्लिश में, इट इज दैट पार्ट ऑफ एन इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक रीजन with respect to a point in all directions in which the study of a body is dealt with when various forces act on it. ये आप बहुत अच्छे से सुन रहे होंगे और उम्मीद करता हूँ आप इनको उतारेंगे भी। इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में, हिंदी मीडियम वाले कि कभी परीक्षा में आ जाए कि डिफाइन स्पेस या अंतरिक्ष की परिभाषा लिखी है, ये आपके पार्टिकुलर में लिखा हुआ इसलिए करा रहा हूं मैं। इट इज, आपको किसी बुक में इतना अच्छा नहीं मिलेगा, मिल जाएगा लेकिन इतना व्यवस्थित भाषा में नहीं मिलेगा।
हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख रहा हूं मैं। अब देखिए आगे, अंतरिक्ष में किसी बिंदु की, किसी संदर्भ बिंदु यानी कोई रेफरेंस पॉइंट जिसको हम कहते हैं सेंटर, अंतरिक्ष में किसी बिंदु की किसी संदर्भ बिंदु के सापेक्ष स्थिति कार्तीय निर्देशकों, कार्तीय निर्देशांक, आप समझते हो ना, आपने पढ़ा होगा 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसमें एक्स एक्सिस होती है, वाई एक्सिस होती है, और 3 डायमेंशन में एक्स वाई जेड तीनों होते हैं ना, वो यहाँ पर वो है। कार्तीय निर्देशकों द्वारा अथवा ध्रुवीय निर्देशकों द्वारा निश्चित की जाती है। आपने पढ़ा होगा फर्स्ट सेम के अंदर पोलर, आपने फर्स्ट सेमेस्टर में जो मैथ्स है उसमें पोलर कोऑर्डिनेट्स के बारे में पढ़ा होगा, आर एंड थीटा। ये आपके मैथ्स में था, अगर आपको याद हो तो। एक तो होता है ध्रुवीय रूप जिसे कहते हैं पोलर फॉर्म, एक होता है कार्तीय रूप यानी कि कार्टेशियन फॉर्म। तो अंतरिक्ष में किसी बिंदु की यानी किसी संदर्भ बिंदु यानी सेंटर के सापेक्ष स्थिति क्या होती है, इसको हम या तो कर सकते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट द्वारा या कर सकते हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स के द्वारा। ये इंग्लिश में लिख रहा हूं। द पोजिशन ऑफ ए पॉइंट इन स्पेस इज फिक्स्ड with reference to a given reference point which is called by Cartesian coordinates or polar coordinates। जब हम स्पेस की बात करते हैं ना, जब आपको स्पेस के बारे में समझाना हो तो आपको इतना कुछ लिखना पड़ेगा जो मैंने लिखा है। हिंदी मीडियम वाले ये लिख दें, इंग्लिश मीडियम लिख दें। आगे चलते हैं। अब बात आती है समय की। समय, टाइम, इट इज मेजर ऑफ सक्सेशन ऑफ इवेंट्स। और जो घटनाएं घटित होती है ना, आपते हैं, उसका मेजरमेंट है। हम कहते हैं ये चीज इतने घंटे में हुई, वो चीज उतने घंटों में हुई, वो चीज इतने सेकंड में हुई, वो घटना इतने मिनट में घटी, इस प्रकार से। इट इज मेजर ऑफ सक्सेशन ऑफ इवेंट्स। हिंदी में लिखो तो अर्थात यह घटनाओं के क्रम का माप है। जब कभी आप कहते हैं समय को परिभाषित कीजिए, एक लाइन लिख दो, समय घटनाओं के क्रम का माप होता है। इंग्लिश में टाइम इज मेजर ऑफ सक्सेशन ऑफ इवेंट्स, ये इसकी शुद्ध परिभाषा है। ऐसे मत लिख देना कि घड़ी के अंदर समय होता है 12 बजते हैं, 1 बजते हैं, 2 बजते हैं, वो नहीं लिखना आपको, ये भाषा लिखनी है आपको। अब देखिए, वन डे, एक दिन, पृथ्वी का अपनी अक्ष के सापेक्ष घूमना। तो एक दिन में पृथ्वी अपने एक्सिस के अबाउट चक्कर लगा लेती है। वन डे का मतलब होता है 24 आवर्स, फिर 1 आवर मिनट्स, और 1 मिनट का मतलब 60 सेकेंड्स। ये एक बात हो गई। इसके बाद करते हैं मास। मास का मतलब द्रव्यमान कह दो, संहति कह दो, मास को संहति भी कहते हैं। पिंड में पदार्थ की मात्रा प्रदर्शित करता है। और भाई किसी बॉडी में कितना मटेरियल है वो उसका मास होता है। वेट नहीं ध्यान रखना, वेट तो चेंज होता है। वेट जमीन पे कुछ और होगा, आकाश में कुछ और होगा, पाताल में कुछ और होगा। वेट तो कम ज्यादा होता रहता है, लेकिन मास कभी कम ज्यादा नहीं होता है। मास क्या है? यह किसी पिंड में पदार्थ की मात्रा प्रदर्शित करता है। क्वांटिटी ऑफ मैटर इन ए बॉडी जो है वो रिप्रेजेंट करता है कौन? मास। इसकी इकाई क्या होती है? व्हाट इज यूनिट? केजी और ग्राम एटसेट्रा। यानी केजी मतलब किलोग्राम और ये ग्राम। आगे देखिएगा, द्रव्यमान सदैव स्थिर रहता है। मास कभी भी चेंज नहीं होता है, इट इज कांस्टेंट। जब तक वस्तु टूटे नहीं, अगर वस्तु टूटी हुई नहीं है, अब वस्तु टूट के 4-5 टुकड़े बदल जाएंगे, उसके उसके 4-5 टुकड़े हो जाएंगे या ज्यादा टुकड़े हो जाएंगे, फिर तो मास उसका चेंज हो जाएगा। जब चीज ही टूट जाएगी तो मास कैसे वही रहेगा? लेकिन जब तक कोई चीज टूट नहीं रही है, साबित है, स्टिल है, पूरी एक साथ जुड़ी हुई है, तब तक उसका मास कभी भी चेंज नहीं हो सकता। अब देखिएगा, पार्टिकल, कण। कण वह ऑब्जेक्ट है जो नगण्य स्थान घेरता है। और भाई ये हमने एक, ये देखो, ये
डॉट बना दिया, ये इसको कण कहते हैं, इट इज पार्टिकल। कण वह ऑब्जेक्ट है जो नगण्य स्थान घेरता है, अर्थात जिसका आयतन अनंत रूप से कम होता है, इनफाइनाइटली लेस, परंतु इसमें द्रव्यमान होता है। कोई भी कण होगा ना, उसमें मास जरूर होगा, कोई वॉल्यूम नहीं है, उसकी लेंथ नहीं, विड्थ नहीं, थिकनेस नहीं, केवल पोजीशन होती है, लेकिन मास। कण वह ऑब्जेक्ट है जो नगण्य स्थान घेरता है, अर्थात जिसका आयतन अनंत रूप से कम होता है, परंतु इसमें द्रव्यमान होता है, बिंदु पर केंद्रित होता है। यानी मास ऑफ ए बॉडी या मास ऑफ ए पार्टिकल कंसेंट्रेट्स एट ए पॉइंट। ये तो हो गया पार्टिकल। अब पिंड यानी बॉडी, ये जो मैंने बताया ना पार्टिकल्स, ऐसे कई सारे पार्टिकल्स मिलकर बॉडी बनती है। तो पिंड को कहते हैं कि बॉडी कई कणों से मिलकर एक पिंड बनता है, यानी ए बॉडी इज फॉर्म्ड बाय वेरियस पार्टिकल्स। अब आता है फ्लेक्सिबल बॉडी, लचीला पिंड। भाई ये वो पिंड है जो बाह्य बलों के प्रभाव से अपने आकार एवं माप को परिवर्तित करती है। यानी कोई बॉडी है, उस पर आप बाहर से कुछ फोर्सेस लगाओ, उसके जो नाप है, उसकी जो शेप है, मेजरमेंट्स है, उसके जो आकार है और माप है, उसमें चेंज हो जाता है, तो हम कहते हैं वो फ्लेक्सिबल बॉडी है। या मैंने देखो 2 स्टार लगाया ना, या मैंने यहाँ लिखा हुआ है, यदि बाह्य बलों को हटाने पर पिंड अपनी पूर्व अवस्था में आ जाए तो उस लचीले पिंड को प्रत्यास्थ पिंड कहा जाता है। अब जो पिंड है ना, हम जिसकी बात करते हैं लचीला पिंड, ये देखो लचीला पिंड, ये वो पिंड है बाह्य बलों के प्रभाव से अपने आकार एवं माप को परिवर्तित करती है। साथ में ये भी लिखना है, यहाँ जगह मैं पूरी छोड़ नहीं पाया था, इसको लिख नहीं पाया था मेरा। यदि बाह्य बलों को हटाने पर पिंड अपनी पूर्व अवस्था में आ जाए तो उस लचीले पिंड को प्रत्यास्थ पिंड कहा जाता है, इलास्टिक बॉडी। अब आता है रिजिड बॉडी, दृढ़ पिंड। ये पिंड बाह्य बलों के प्रभाव से अपने आकार एवं माप को नहीं बदलते। देखो वो तो बदलते हैं, लचीले पिंड तो बदलते हैं, पर दृढ़ पिंड नहीं बदलते। अर्थात इन पिंडों के अंदर किन्हीं 2 कणों के बीच की दूरी सदैव अचल रहती है। और भाई कोई अगर पिंड या बॉडी रिजिड है या दृढ़ है, उसके अंदर किन्हीं 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कभी चेंज नहीं होगी, जबकि फ्लेक्सिबल बॉडी के अंदर 2 पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस चेंजेबल होती है, बदलती है, कभी कम कभी ज्यादा। लेकिन फिक्स्ड पिन के अंदर या फिक्स्ड बॉडी के अंदर, सॉरी रिजिड बॉडी के अंदर या दृढ़ पिंड के अंदर ऐसा नहीं होता। दृढ़ पिंड में या रिजिड बॉडीज के अंदर किन्हीं 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस सदैव बराबर रहती है। अगला पॉइंट हम देते हैं, ये तो क्वेश्चन पक्का बनता है, अगर आएगा तो 3 नंबर में आएगा। स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में बताया गया, क्या डिफरेंस है। देखो मैंने एनालिसिस किया पूरा, एक लाइन खींच के देखो, इधर स्टैटिक्स, इधर डायनामिक्स, सॉरी इधर स्केलर, इधर वेक्टर। इधर देखा अदिश राशियां, स्केलर क्वांटिटीज, इधर लिखा सदिश राशियां, वेक्टर क्वांटिटीज। पहला बिंदु, इनका केवल परिमाण होता है, दीज हैव मैग्नीट्यूड ओनली। इनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है, दीज हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। उदाहरण दे रहे हैं इसका, दिश का लंबाई है, दूरी है, चाल है, क्षेत्रफल है, घनत्व है, ऊर्जा है, समय, तापक्रम, आयतन, संहति, कार्य, ये सब स्केलर क्वांटिटीज है। यानी कि लेंथ, डिस्टेंस, स्पीड, एरिया, टेम्परेचर, वॉल्यूम, मास, वर्क एक्सेट्रा। अगर मैं सदिश राशियों की बात करूं तो विस्थापन, जिसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट, वेग, वेलोसिटी, बल, फोर्स, त्वरण, एक्सेलरेशन, संवेग, मोमेंटम, ये देखिए लिखा होगा मैंने यहाँ पे मोमेंटम, विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड, आवेग, इम्पल्स, तापमान में परिवर्तन, चेंज इन टेम्परेचर, कोण, एंगल, तनाव, टेंशन एक्सेट्रा, ये सब में लिखा हुआ है। तीसरा, ये जो बात कर रहे हैं
अदिश, इसमें साधारण अंक गणित या साधारण बीजगणित में गणनाएं होती हैं। इसकी कैलकुलेशन बहुत सिंपल होती है, जो सिंपल अर्थमेटिक या सिंपल एल्जेब्रिक होती है। कैलकुलेशंस कैलकुलेशंस आर कंप्लीटेड बाय सिंपल अर्थमेटिक और एल्जेब्रा। जबकि सदिश में ऐसा नहीं होता है, इसमें टिपिकल है, सदिश बीजगणित के नियमों से गणनाएं होती हैं। कैलकुलेशंस आर कंप्लीटेड बाय वेक्टर एल्जेब्रा। इसमें वेक्टर एल्जेब्रा काम आती है, इसमें सिंपल अर्थमेटिक या एल्जेब्रा काम आती है। आगे देखिएगा, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, मापने की इकाइयां। फिर देखो, मापने की इकाइयां जो होती है वो देखिएगा, एक तो होती है फंडामेंटल यूनिट्स, जिसे कहते हैं मूल मात्रक। एक होती है डिराइव्ड यूनिट्स, यानी कि व्युत्पन्न मात्रक। एक फंडामेंटल और एक डिराइव्ड, एक मूल और एक व्युत्पन्न। मूल का समझते हैं ना, ओरिजिनल, बेसिक, और उसके द्वारा जो आगे उत्पन्न होती है उसे कहते हैं व्युत्पन्न। जो फंडामेंटल यूनिट्स हैं वो तो वह तीन ही होती है, एम एल टी, बस। ये एम यानी कि मास, एल यानी कि लेंथ, टी यानी कि टाइम। मास को कहते हैं द्रव्यमान, लेंथ को लंबाई, टाइम को समय। और बताता हूं, ये मात्रक पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हैं, यानी जो फंडामेंटल यूनिट्स हैं ये टोटली फ्री होते हैं, किसी पे डिपेंड नहीं करते, पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हैं, एवं इन्हें किसी भी अन्य मात्रक से संबंधित नहीं किया जा सकता। आप किसी और यूनिट से इनको ऐड या कनेक्ट नहीं कर सकते। एम एल टी को अपना आप में बिल्कुल ये एब्सोल्यूट डिफरेंट है। तो ये मूल मात्रा की बात आ गई। आ सकता है क्वेश्चन 3 नंबर का। यूनिट्स के बारे में समझ, इनमें अंतर कीजिए, जो मैं लिख नहीं आपको। मूल प्राप्त किए जाते हैं, है, ये है, है, क्या होता है, समय बड़ा समय है, मत टी टी